सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मौर्यन एम्पायर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मौर्यन एम्पायर कब शुरू हुआ था ये हम जानते हैं। कब हुआ था बताओ जरा। और कब तक चला। तो दिस इज द एंटायर टाइमलाइन जिसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। और इस टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें मिली हमें, इस टाइमलाइन के रिगार्डिंग हमको क्या क्या एक्सकेवेशंस हुए, किस अच्छा उन एक्सकेवेशंस और मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैंने कल क्या 321 है 1 लिख लो। अब उन एक्सकेवेशंस और कल मैंने कुछ टर्म्स बताई थी आपको, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और जो भी एक्सकेवेशंस होते हैं। तो इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसको नहीं पता है इस चीज, इन तीनों का डिफरेंस जो मैंने कल बताया था, किसको नहीं पता है? क्लियर है? नहीं पता है, कल नहीं आए थे ना इसलिए नहीं पता है, ठीक है। क्लास देखी थी? नहीं देखी, कोई बात नहीं। और इनके अलावा तो इना के अलावा किसी को नहीं पता है? नहीं पता है, कल नहीं आए थे, ठीक है। वैलिड पॉइंट है। अब देखो हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। कल मैंने क्या 3 चीज़ें बताई थी, उन 3 चीज़ों को समझेंगे। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है? एक होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब, स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट मतलब है कुछ लिखा हुआ है, मेनू मतलब वो कहीं पर लिखा हुआ है। हो सकता है पाम ट्री हो सकता है कागज हो, कहीं पर भी कोई चीज लिखी हुई है तो वो क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। बात समझ में आ गई? दूसरा मैंने बताया था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब अगर कोई चीज किसी पत्थर के ऊपर, किसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर गड़ी हुई है, उस चीज को लिखा नहीं गया है इंक पेन से या कलर पेन से या पेंसिल से, उसको गाड़ा गया है किसी मेटल ऑब्जेक्ट से या मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इन दोनों चीजों में मेरे को ये बताओ सोच के कि लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है, ज्यादा देर तक कौन रहेगा? इंस्क्रिप्शन ज्यादा देर तक रहेगा। ये मेरे को कैसे समझ में आया? क्योंकि वो गड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली यार टाइम के साथ तो कागज है, कागज खराब हो सकता है, लेकिन एक लकड़ी का फट्टा है वो ज़्यादा टाइम लेगा ख़राब होने में। तो अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जनता को बतानी है तो मैं किस में दूंगा उनको? मैन्युस्क्रिप्ट में दूंगा, इंस्क्रिप्शन में दूंगा? इंस्क्रिप्शन में दूंगा। भाई ये मेरा आदेश है, राजा का आदेश है, और राजा का आदेश महल के बाहर रखेंगे तो एक पेपर में लिख के मैं बता दूंगा कि राजा का आदेश है, या फिर इंस्क्रिप्ट करवाऊंगा उसको? इंस्क्रिप्ट करवाऊंगा। तो ये 2 चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी। एक और तीसरी चीज़ होती है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज़, एक पेन है जो मुझे मिला है, मैं उसको देख के समझ रहा हूँ कि ये इतना पुराना है, इसमें इतनी एनालिसिस है मेरा, तो वो हो गया आर्टिफैक्ट, ठीक है। वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे तक अब सुनने को मिलेगी बारी बारी, ठीक है। नाउ ये टाइमलाइन है अपनी। इस टाइमलाइन के बारे में अपन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जितना मेरे को लग रहा है काफ़ी जो बच्चे जो काफ़ी टाइम से जो चल रहे हैं उन्होंने स्पीड पकड़ ली है, थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी मैचअप हो रही है। तो मैं थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ऊपर करूँगा। आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो ऐसे बोलना, अरे रुको मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो तो थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी मैचअप कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं स्पीड में करा सकता हूँ। जैसे शाम वाले बैच में अपन थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस बैच। वो ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, उनको पता है अब क्या 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 लिखना है, क्या करना है आगे। सुनीता क्यों नहीं आई आज? अच्छा हाँ बताया था, ठीक है। लिखिए तो ये तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया। लिखिए लिटरेचर। पॉइंट नंबर 1 साहित्य। लिटरेचर साहित्य होता है ना, साहित्य। अब कौन कौन से साहित्य मुझे मिले हैं रिगार्डिंग दिस पीरियड? इस पीरियड के दौरान जो भी 21 23 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पीरियड के दौरान जो जो लिटरेचर मेरे को मिले हैं मैं उनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगा इस क्लास में वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग की कॉपी में होनी चाहिए टिप टॉप, जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। लिटरेचर की बात करते हैं तो पहला लिटरेचर जो काफ़ी फेमस हुआ और जो हमको मिला उसका नाम था कौटिल्याज अर्थशास्त्र।
क्या नाम है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी बोलते हैं उसको। अपन क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिटरेचर है। अच्छा, अलग अलग लिटरेचर मिले हैं, पहले मैं लिख रहा हूँ कौटिल्य अर्थशास्त्र, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर अगला वाला उसको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे चलेंगे। नंबर 1 लिखेंगे अभी। कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ARTHA। कौटिल्यास अर्थशास्त्र। सबसे पहला पॉइंट, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? इट इज रिटन इन संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा गया है? दो लैंग्वेज चलती थी पहले के टाइम पे, कौन कौन सी? संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, रिटन इन संस्कृत। किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो अपन को नाम से ही पता चल रहा है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। रिटन बाय कौटिल्य। अब कौटिल्य के अलग अलग नाम क्या थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये हम बता चुके हैं। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अरे यश आ गए आज तुम। रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अर्थशास्त्र अपन को पता चला है ना, देखो अब मैंने कल क्या बताया था कि अपन को कैसे पता चलेगा कि यार ये चीज होती थी। अपन को 3 चीजों से पता चलेगा। कौन कौन सी चीजें? मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्टिफैक्ट। अब ये अर्थशास्त्र की मैन्युस्क्रिप्ट अपन को मिली है, ठीक है, खुदाई के दौरान। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट जिस व्यक्ति को मिली उनका नाम लिखेंगे, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब सब जानते हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र मिली है 1904 में, 1904 में खोज के दौरान ये मिली है हमको। और किसने इसकी खोज करी है ये भी लिखेंगे, मिस्टर आर शमास शास्त्री। आर शमा शास्त्री। क्या लिखो इसको हिंदी में बताओ, मेरे को बताओ, तुम पढ़ो एक बार इसको, क्या लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट को? ये तो देखना पड़ेगा, बताता हूं। कल क्या लिखा था तुमने? कल क्या लिखा था आयुष? क्या लिखा था मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में? मैन्युस्क्रिप्ट ही लिखा। मैन्युस्क्रिप्ट को मैन्युस्क्रिप्ट ही बता रहा है यार, ये तो हिंदी में देखो। अभिलेख और शिलालेख, शिलालेख तो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख लिख लो, अभिलेख। अभिलेख और शिलालेख, हाँ सही है। हाँ जी, हस्तलिपि लिख लो भैया। वो तो सारी होती है, वही तो।
देखो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये तुम इसमें तुम हिंदी इंग्लिश का बैरियर हटा दो क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं तुमको मैन्युस्क्रिप्ट बोलूँगा, तुमको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है यार। ठीक है, इतना भी कि तुम क्या हिंदी हिंदी से प्यार है तुमको, हैं? शादी कर लो हिंदी से। मैं गलत बोल रहा हूँ? है, मैं तुमको एक लेटर लिख के देता हूँ, ठीक है, तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो काहे का आईएएस ऑफिसर? आप मुझे खुद सोच के बताइए, क्या कर लेगा आईएएस ऑफिसर? तुमको लेटर पढ़ना नहीं आ रहा, वहां भी बोलोगे नहीं इसको हिंदी में करो। फिर ठीक है यार, अच्छी बात है, अपनी भारत देश की भाषा से प्यार होना चाहिए, लेकिन आनी सारी भाषा चाहिए। मुझे 4 भाषाएं आती है आज की तारीख में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता हूँ? हिंदी से करता हूँ। क्यों? कितने बच्चे हैं जो हिंदी में साइन करते हैं, ये बताइए इस क्लास में? सिग्नेचर हिंदी में करते हैं। एक मेरे सिग्नेचर हिंदी में है मेरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं तो मैं हिंदी को पसंद नहीं करता, मैं बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, बट आपको आधी सारी भाषाएं चाहिए, बेसिक चीजें हैं, उस पर ऊपर ध्यान देंगे। चलिए आगे, क्या हुआ, क्या बोल रही है? सबसे आगे बैठ के बातें कर रहे हो, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर 15 बुक्स और उन 15 बुक्स में 180 चैप्टर्स थे। इट कंसिस्ट 15 बुक्स एंड 118 चैप्टर्स। नाउ इन ये जो पूरी की पूरा जो ये अर्थशास्त्र था, ये बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट, जिसमें 3 अलग अलग पार्ट्स में 3 अलग अलग सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमको दे रखी थी। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1, जो पार्ट 1 है ये डील करता है किंग और उसकी काउंसिल के बारे में, राजा एवं उसके परिषद के बारे में। पार्ट 1 मुझे दर्शाता है, क्या बताता है? किंग एंड हिज काउंसिल, राजा एवं उसके परिषद के बारे में जो पार्ट 1 है ये हमको दर्शाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पार्ट 2, पार्ट 2 बताता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉज के बारे में, नागरिक एवं आपराधिक कानूनों के मामले में ये चीज हमको बताती है। सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, नागरिक एवं आपराधिक कानून। अच्छा, मैं तुम्हें हिंदी के बारे में एक और बात बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देयर इज अ रूल दैट 50% ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन हिंदी। तुम लोगों को पता है बात? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 50% ऑफ द डॉक्यूमेंट हिंदी में होना चाहिए। अगर वो हिंदी में नहीं होगा तो आपके जो हेड है उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो हिंदी क्यों? टू प्रमोट आवर लैंग्वेज। जितना भी नॉर्थ रीजन है जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज नहीं है, जैसे तमिल तेलुगु वगैरह, वहाँ पे ये रूल है। ठीक है, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ पे भी ये रूल था 50, और हर 3 महीने में पूरा का पूरा डिस्कशन होता था कि भाई कितने डॉक्यूमेंटेशन हिंदी में, उनकी काउंटिंग होती थी। और अगर वो 50% से कम निकल गए तो फिर जो हेड में बैठा है बंदा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ठीक है, जब भी तो मेरे साइन हिंदी में हुए हैं।
क्योंकि वी आर यूज टू साइन देयर इन हिंदी लैंग्वेज, तो हम हिंदी में ही करने लग गए। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन हिंदी में होती है 50% इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो इसलिए बता रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता, उसमें जो मर्जी करो। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट डील्स विथ डिप्लोमेसी एंड वॉर। कूटनीति एवं युद्ध। कूटनीति एवं युद्ध पार्ट 3। डिप्लोमेसी एंड वॉर। हाँ जी, कूटनीति, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि भाई किस तरीके से हम राज को चला रहे हैं और उस राज को चलाने के लिए हम क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तुम मान सकते हो समझने के लिए। ठीक है, शासन करने के लिए क्या क्या तुम साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहे हो, ये आपकी कूटनीति है। समझे, बेसिक चीज यही है। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, विच इज रूल्स ऑफ स्लेवरी, या स्लेवरी जो स्लेव थे उस टाइम के ऊपर। मैंने कल बताया था कि स्लेव प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी, दास प्रथाएं शुरू हो चुकी थी, तो उनके कुछ रूल्स हैं, तो वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ लिखेंगे रूल्स फॉर स्लेवरी, दास प्रथा के कुछ नियम, दास प्रथा के नियम। नंबर 1, एक फीमेल स्लेव है और उसका एक मास्टर है। ठीक है, तो अगर उस फीमेल स्लेव के बच्चा हो जाता है, और वो भी बच्चा होना चाहिए पुत्र, अगर उस फीमेल स्लेव के पुत्र हो जाता है अपने मास्टर से ही, तो फिर वो जो फीमेल स्लेव है ये उस दासता से मुक्त हो जाती है, अगर वो बच्चा पैदा कर देती है। तो डिफरेंस समझ में आया? अगर पुत्री पैदा करेगी तो वो दास बनी रहेगी, अगर कोई बच्चा पैदा नहीं करेगी तो भी वो दास बनी रहेगी। तो अगर कोई फीमेल स्लेव है, अगर उसको अपनी दास वाली स्थिति से मुक्त होना है तो वो लड़का पैदा कर दे। ये पहला नियम था स्लेवरी के लिए। लिखेंगे एग्जैक्टली मैं वही स्टेटमेंट दे देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, फिर मैं तुम्हें सवाल दिखा दूंगा। ठीक है, वैसे तो थोड़ा डिटेल में लिखवाता हूं मैं, लेकिन जो एग्जाम का स्टेटमेंट था मैं वो एग्जैक्टली वही लिखवा रहा हूं, उसमें एक भी चीज चेंज नहीं कर रहा हूं। लिखिए जरा, a female slave, if a female slave बता रहा हूं हिंदी में, bore, a female slave bore her master a son, her master a son, then she will be legally free. अगर कोई स्त्री के अपने मास्टर से पुत्र की प्राप्ति होती है, अगर किसी स्त्री के अपने मास्टर से पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह कानूनी रूप से मुक्त हो जाएगी, तो वह कानूनी रूप से मुक्त हो जाएगी। शी विल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। नाउ सेकेंड पॉइंट,
अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है या कहीं पे चोरी कर ली है, नाउ तो टू रीपे हिज सिन, मतलब अपने जो बुरा कर्म है उसको रीपे करने के लिए वो स्लेव वहां पर बन सकता है दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर कोई जुडिशियल क्राइम किसी ने किया है, उस क्राइम को बैलेंस आउट करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति का दास बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? सेकंड पॉइंट लिखिए। अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। अ पर्सन could be slave as a result of जुडिशियल पनिशमेंट। हिंदी बता रहा हूं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति गुलाम हो सकता है। ना तो अभी इधर वापस चलते हैं। एक व्यक्ति है, एक मास्टर है, ठीक है, उसके वाइफ भी है, उसके स्लेव भी है। वो स्लेव एक वुमेन है, ठीक है। अगर वो वुमेन स्लेव के कोई लड़का पैदा हो जाता है तो क्या सिचुएशन बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले कि वो जो फीमेल है वो मुक्त हो जाएगी, देन शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड एज स्लेव। लेकिन अगर इस व्यक्ति का खुद की वाइफ से कोई बच्चा नहीं है तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है ही विल बी हिज नेक्स्ट वंशज। तो जैसे देखो आगे जाके ये प्रथाएं चेंज हो जाएगी। आगे जाके क्या हो जाएगा, इफ यू हैव मैनी स्लेव्स मैनी वाइफ्स, तो सबसे बड़ी वाइफ का जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन यहां पर क्या देखा गया, अगर आपकी स्लेव भी है उनसे आपको कोई पुत्र होता है तो वो भी अगला राजा अगला मास्टर बन सकता है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक, लिख लीजिए, बोल रहा हूं मैं। इफ अ सन बॉर्न विद द फीमेल स्लेव, इफ अ सन बॉर्न विद द फीमेल स्लेव, मैं बोल रहा हूं लिख लो। इफ अ सन बॉर्न with the female slave was fathered by her master, was fathered by her master, the son, then the son will be entitled as the legal status of master's son, as the legal status of master's son। यदि दासी से उत्पन्न पुत्र, यदि दासी से उत्पन्न पुत्र उसका स्वामी हो, then the son will be entitled as the legal status। दासी से उत्पन्न पुत्र का पिता उसका स्वामी हो, यहां तक लिख लिया हिंदी वाले? तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र का कानूनी दर्जा प्राप्त कर लेगा। तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र होने का कानूनी दर्जा प्राप्त कर लेगा।
जैसा कि मैंने बताया था, मैंने एग्जैक्टली सवाल ही बता दिया है पूरा। दो 2022। ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया है, इसीलिए मैंने बिल्कुल सेम लैंग्वेज में लिखवा दिया है, ताकि एक तरीके से PYQ भी आपका कवर हो गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट, बेसिकली सारे के सारे सेम ही हैं। ठीक है आयुष, यही चीजें लिखवाई है मैंने एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? तो इसका आंसर है बेटा डी, ऑल 3 है। अच्छा, इसमें ना इसने पंगा नहीं किया है, क्योंकि बाद में पंगा करना शुरू किया इसने। कई बार ऐसा भी सवाल पूछता है, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ये मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑल 3 आर करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या पूछेगा, हाउ मैनी आर करेक्ट, कितने सही है। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 तरीके होते हैं उनके पूछने के, एक पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा पूछता है हाउ मैनी। ये दोनों ही तरीके के सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है हिंदी में कि इनमें से कौन से सही है, हाउ मैनी का है इनमें से कितने सही हैं। अब वहां पे ऑप्शन क्या होंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन, ये ऑप्शन बन जाएंगे वहां पे। यही एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो प्री के सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं। इस फॉर्मेट मैक्सिमम सवाल, अगर 100 प्रश्न है तो हम मान सकते हैं 50% के आसपास सवाल इस फॉर्मेट में रहेंगे, 40 to 50%। अच्छा, ये ऐसे सवाल है कि आपको सारा आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे ना। अगर वो पढ़ा हुआ नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे, एक भी चीज मिस हो गई तो गेम ओवर है। ठीक है, तो फिर कैसे निकाल पाओगे। ऑल्दो विच ऑफ द फॉलोइंग में तो फिर भी निकल भी जाता है, हाउ मैनी में नहीं निकलता। हाउ मैनी में और डिटेल में पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग में कैसे निकल जाएगा सर, कोई ना कोई ऑप्शन आपको ये पक्का होगा कि ये तो है ही, उससे ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग आप लगा लोगे। लेकिन हाउ मैनी में पंगा पड़ जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सवाल जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है उन्होंने, वो हाउ मैनी करके बढ़ाया है। क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग में फिर भी बच्चा एक बार को सोच लेता है, चलो यार मान लो फॉर एग्जाम्पल दूसरा नहीं है, मैं मान के चलूँ मेरे को ये कंफर्म है कि दूसरा आंसर नहीं है। 1, 2 के बारे में मुझे, 1 और 3 के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बस इतना पता है कि दूसरा गलत है। तो मतलब देखो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में अगर आपको कम नॉलेज है तब भी आपके सही करने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन हाउ मैनी में वो कंडीशन खत्म हो गई। अब क्या पूछ रहा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, वो 3 कोई से भी हो सकते हैं, तो वो फंसा देगा आपको। तो ऐसा सवाल पूछता है बेसिकली। ठीक है, इस बार भी ऐसे ही सवाल आए हैं। कुछ सवाल थे आसान थे, जो सीधे सीधे थे। मौर्य में से तो आसान सवाल आया था, सीधे सीधे थे। चलिए, तो ये तीसरा पॉइंट यहां पर कहीं लिखा है हमने, आपने लिख लिया है कॉपी में, तो बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, लिख लिया ना ये पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कौटिल्यास अर्थशास्त्र। तो स्लेवरी इन्होंने एज अ लीगल सिस्टम बना रखा था, उनकी इच्छा थी, कर दिया उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, विशाखदत्ता मुद्रा राक्षसा, इट इज द सेकेंड लिटरेचर। पहली लिटरेचर कौन सी हो गई, अर्थशास्त्र। अब सेकेंड लिटरेचर लिखेंगे, विशाखदत्ता मुद्रा राक्षसा। विशाखदत्ता मुद्रा राक्षसा, ये सेकंड लिटरेचर है। ठीक है, वो फर्स्ट लिटरेचर खत्म हो गई। फर्स्ट लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, स्लेवरी वाला है, वो अपन ने पॉइंट्स देख लिए हैं।
अगेन सिमिलर है। कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। किसने लिखी? विशाख दत्ता अंकल ने लिखी है। संस्कृत भाषा में यह लिखी गई। किस टाइम पीरियड में लिखी गई? कब लिखी गई? इट इज रिटन इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आगे जाके आएगा। रिटन इन गुप्ता पीरियड। यह गुप्ता काल में लिखी गई। यह गुप्ता काल में लिखी गई। किस बारे में लिखी गई? व्हाट इज द बेसिक थीम? बेसिक थीम क्या थी कि कौटिल्य ने किस तरीके से दिमाग लगा के नंदास को हरा दिया। तो थीम क्या है? कॉन्कर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अगेंस्ट नंदा। हाउ चंद्रगुप्त मौर्य overthrew Nanda with the help of कौटिल्य। हिंदी में लिखिए। थीम क्या है? थीम है किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हराया। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। और क्या बताता है ये बताता है सामाजिक स्थिति, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, मौर्य काल के दौरान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का दृश्य हमको यहाँ पे देखने का मिलता है। कहाँ पर? विशाख दत्ता मुद्रा राक्षसा। लिख लिए सारे पॉइंट? गुड। नेक्स्ट, हो गया? नेक्स्ट लिखिए। मैगस्थनीज इंडिका। सेम मैगस्थनीज भी हिंदी में मैगस्थनीज ही रहेगा, नाम है। इंडिका भी इंडिका ही रहेगा, किताब का नाम है। मैगस्थनीज इंडिका। अब हुआ क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले के टाइम में बताया था कि जब अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर वाला जो पोर्शन है, जो ग्रीक लोग आए थे, वो मैं इसके बाद में कवर कराऊंगा। अलेक्जेंडर जब आया तो उसके फाइट किससे हुई? पोरस से हुई। ठीक है, पोरस को उसने हरा दिया, लेकिन पोरस को मारा नहीं। उसके बाद अलेक्जेंडर आगे की तरफ आ रहा था, लेकिन बाद में उसने हाथी देखे नंदा के, ठीक है, धनानंद के, और उसकी जो आर्मी थी ये शैटर्ड हो गई, घबरा गई, पीछे की तरफ जाने लगी। पीछे की तरफ जाते हुए जो अलेक्जेंडर था इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो पूरा एरिया था उसको काफ़ी अलग अलग लोग बांट लेते हैं, और वहाँ पर जो मेजर एरिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान पेशावर वाला एरिया, उधर आ जाते हैं एक बंदा जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर आके अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, और चंद्रगुप्त मौर्य अब यहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन हो गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है, लेकिन वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। और फिर सेल्यूकस निकेटर बोलता है, अरे भैया हमको क्यों मार रहे हो, आप हमारे दामाद बन जाओ। तो दामाद बन जाते हैं और शादी हो जाती है हेलेना से, चंद्रगुप्त मौर्य की। और उसी टाइम पे एक और इनकी डील साइन होती है कि भाई मेरा एक विद्वान है, बड़ा ही अच्छा लेखक है, उसको तुम अपने कोर्ट में जगह दे दो। उस व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज भाई साहब ने काफी सारी चीजें लिखी है जो कि कोर्ट में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, और देखते थे किस तरीके से वो डिसीजन ले रहे हैं और सारी चीजें हो रही है। ठीक है, एंड दैट पर्सन इज मेगास्थनीज। एंड मेगास्थनीज ने जो लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो लिखा है अपनी किताब के अंदर, जिस किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, ध्यान रहेगा, लिखिए। He is the Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. He is Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. यह चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को क्या बोलेंगे? नहीं, मैं लिख रहा हूं। यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक यूनानी राजदूत थे। पहले हिंदी लिख लो। ही इज AMBASSADOR एम्बेसडर, यूनानी राजदूत। कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। किताब का नाम तो पता ही चल चुका है अपन को, बुक नेम इंडिका। उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। छुटपुट एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो तुमको पता चल चुका है मेगास्थनीज है। अब तो उनको ही थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाना है। मेगास्थनीज, द फेमस बुक ऑफ मेगास्थनीज इंडिका। तो ऐसे छुटपुट सवाल आते हैं, यूपीएससी में नहीं आएगा ऐसा सवाल, लेकिन छुटपुट एग्जाम में पूछता है। अलग अलग तरीके के जो एग्जाम आप देंगे तो वहां पर ये चीज देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? अच्छा, हाँ ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसकी जानकारी हमें यहां पर मिलती है। एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य व्यवस्था। सोशल लाइफ, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमको कहां पे मिलती है? मेगास्थनीज इंडिका में हमको मिलती है। ध्यान रहेगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए। कुछ और लिटरेचर्स है, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जब ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई, आगे जाकर कई सारी बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है, उसमें हमको अशोका के काफ़ी वर्णन देखने को मिला है। तो अदर लिटरेचर करके लिखो।
अन्य साहित्य, बुद्धिस्ट में लिखिए जातका टेल्स, जातका टेल्स। हाँ जी, साहित्य ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरीज, बुद्धिस्ट जातका टेल्स। हाँ जी, उन्हीं के द्वारा थी, वहां पे इंफॉर्मेशन अपन को ये मिलती है। एक और लिखिए, दीपा वस्मा, महावस्मा। ये क्या बताती है? दीपा वस्मा एंड महावस्मा ये बताती है रोल ऑफ अशोका इन श्रीलंका, रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। अलग अलग है, अलग अलग है, दीपवंश महावंश। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। भाई अशोक का क्या रोल था बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए? बेसिकली श्रीलंका की ये बात ये करना चाह रहे हैं, बट ठीक है। रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? जितना आज हमने डिस्कस किया है पक्की बात है क्लियर है, क्योंकि जितना हमने डिस्कस किया है वहां से कई बार सवाल आते हैं, यूपीएससी में भी आए हैं और जो भी अलग एग्जाम होते हैं वहां पर भी देखे जाते हैं। ठीक है, अभी अलग एग्जाम की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है साथ साथ लिखवाते चलना, मैं हमेशा लिखवाता ही हूँ, तो इसलिए मैं उसको साथ में ही लेके चलता हूँ। ठीक है, नहीं तो कोई दूसरे एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करोगे नहीं, तुम तैयारी एक बार ही करोगे। ठीक है, एक बार तैयारी कर ली है, बाकी सारे एग्जाम दोगे बाद में जाके, कोई ना कोई निकलेगा फिर निकल जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो अभी अपन ने क्या देखा? अपन ने लिटरेचर देखी। हमने कल बात करी थी 3 चीज़ों की, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्टिफैक्ट्स। वो इसीलिए बात करी थी क्योंकि अब देखो इंपॉर्टेंस आ रही है उसकी। अपन ने जो अभी तक चीज़ें देखी है ये स्क्रिप्ट्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में अपन को चीज़ें मिली है। अब अपन किस पे जाएंगे? अब अपन आर्कियोलॉजी पे जाएंगे, जो आर्टिफैक्ट वाला पार्ट था। समझ में आया डिफरेंस? क्योंकि अपन को हिस्ट्री जाननी है इनकी। ठीक है, लिखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल का बताना पड़ेगा ना। पुरातत्व सोत्र, पुरातत्व सोत्र ये क्या है? सोत्र है, सोत्र है, क्या है? समझ में आ गया तुमको? ठीक, सोर्स। अब देखो हमारे लिए मौर्यास को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है ना, वो मिली है कॉइन्स।
अब कॉइन्स मैंने कल बताया था, मगध जब मैंने बताया था, कैसे कॉइन मिले हैं बताओ जरा मेरे को। पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, इसको छपा हुआ है। अच्छा, पंच्ड मार्क कॉइन्स कौन कौन से मेटल के हो सकते हैं? पहले तो अपन ने सोचा था कि भाई लोहे के बना लेंगे, पर बाद में अपन को ये समझ में आया कि लोहे को मैं पंच मार्क नहीं कर सकता, तो फिर मैं किस पे गए? सिल्वर एंड कॉपर, तांबा और चांदी पे मैं गया हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ों पे मैं गया हूँ, तो इसको फिल अप कर लेते हैं यहाँ पे। तो व्हाट आर द मेन सोर्स विच इज कॉइन्स, विच इज कॉइन्स। अच्छा, कॉइन कौन से थे? पंच्ड मार्क्ड। अच्छा, कौन से मेटल के बने? सिल्वर प्लस कॉपर। नाउ अब सिक्कों के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब खड़े हुए हैं और साथ में उनके ग्रीक क्वीन खड़ी हुई है। सिक्के मिले हैं ऐसे, भाई हम इससे क्या समझेंगे? हम कुछ तो इससे रिजल्ट निकाल पाएंगे। भाई हम इससे ये रिजल्ट निकाल पाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य था, इनके ग्रीक लोगों के साथ रिलेशन बेहतर थे। रिलेशन तो बेहतर होंगे ही, अभी तो ससुर जी बना लिया उनको ना। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, गुड रिलेशन विद द ग्रीक्स ये डिफाइन करता है। तो कॉइन्स में ही नीचे लिखोगे चंद्रगुप्त मौर्य विथ अ ग्रीक क्वीन। चंद्रगुप्त मौर्य को दर्शाया गया है एक यूनानी क्वीन के साथ, यूनानी रानी के साथ। अब मोस्ट प्रोबेबली वो जो ग्रीक क्वीन है वो हेलेना ही होगी। ठीक है, वो शादी हुई होगी इनकी, तो उसके पंच मार्क कॉइन्स इन्होंने घुमा दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य विद अ ग्रीक क्वीन डिफाइंस गुड रिलेशंस विद द ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य की इमेज किसके साथ मिली? ग्रीक क्वीन के साथ मिली। इससे हमको क्या पता चलता है कि ग्रीक के साथ, यूनानियों के साथ इनके बेहतर संबंध थे। हिस्ट्री में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स अगर मिले हैं तो वो मौर्य से मिले हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पंच्ड मार्क कॉइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पंच्ड मार्क कॉइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। अब इसी में ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ही अपन इंस्क्रिप्शन को भी घुसा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है। ठीक है, बस कुछ कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, कॉइन्स में ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं होती थी, छपी हुई होती थी, लेकिन इसी में अब इंस्क्रिप्शन को भी ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन क्या क्या मिले हैं मुझे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। "44 रॉयल ऑर्डर"। अब जैसा कि मैंने बताया था, राजा जी का आदेश है। ये क्या करेंगे? पन्ने के ऊपर नहीं लिखेंगे, पाम ट्री के ऊपर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? लकड़ी के या मार्बल के फट्टे के ऊपर गाड़ेंगे उसको।
तो इस तरीके के 44 रॉयल ऑर्डर्स मिले हैं और उनकी कॉपीज भी मिली है सेम ऑर्डर की। क्यों भाई? कॉपी मिलने का सेम पॉइंट है कि मैंने एक ऑर्डर बनवाया, मेरा कुछ ऑर्डर है कि भाई कल से आयुष क्लास में नहीं आएगा, तो वो मैं यहाँ पे कोचिंग के सामने लगा दूंगा, तो कोचिंग के सामने वालों को पता चलेगा ना। एक मैं कोचिंग हब के सामने लगा दूंगा, तो कोचिंग हब के सामने वालों को पता चल गया। एक मैं चौधरी पब्लिक स्कूल में भी लगा दूंगा, तो क्या हो गया? मुझे कितनी कॉपी बनानी पड़ी? 3 कॉपी बनानी पड़ी, लेकिन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक ही है। तो रॉयल ऑर्डर कितने थे? 44 थे, पर इनकी कॉपीज बहुत सारी मिली सेम ऑर्डर्स की। हाँ जी, सेम, एग्जैक्टली सेम। अच्छा, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज कौन सी थी? अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में, ठीक है। कहानी में ट्विस्ट इसलिए है दैट द हाई क्लास पीपल एंड द किंग्स पीपल, जो ऊपर की लोग हैं, वो तो कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शंस मैं लेके जा रहा हूं, ये मैं किसके लिए ले जा रहा हूं? आम जनता के लिए। आम जनता को भाई संस्कृत नहीं आती, उनको क्या आती है? प्रकृत आती है। तो इट इज रिटन इन प्रकृत लैंग्वेज। अब देखो, तुम खुद सोच के बताओ, क्या लॉजिक है कि नहीं इस बात में? तो हिस्ट्री कैसे रटने की हो गई? सिंपल लॉजिकल बेस्ड है ना ये। आम जनता को कौन सी भाषा समझ में आती है? प्रकृत भाषा समझ में आती है। संस्कृत नहीं आएगी ना उनको यार, वो तो प्रीस्टली क्लास को आएगी, वो तो ब्राह्मण वर्ग को आएगी। कौटिल्य है, उसको आ रही है संस्कृत समझ में। जो आम कोई गरीब किसान है, वो बोलचाल की भाषा में प्रकृत का उपयोग कर रहा है, तो उसको समझ में कौन सी भाषा आनी चाहिए? वो उसको समझाने के लिए ये इंस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है। रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। एक और लिखिए, सॉरी, प्रकृत लैंग्वेज, प्रकृत लैंग्वेज, सॉरी। स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इसको लिखा जाता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो भी चीजें हैं उसको हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट कौन सी भाषा लिखते हैं? उर्दू लिखते हैं। और एक और सिविलाइजेशन के लोग थे जो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इनको पता है, ठीक है। मैंने बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग लिखते थे वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है, प्रीवियस पीपल। और आर्यन से बहुत पहले बताया था मैंने, क्लास में हमने ये बात डिस्कस करी है। चलिए, स्क्रिप्ट से ही एक और चीज लिखो, यही इसी के नीचे तुमने लिखा है ना पूरा पोर्शन, वहां पे एक और एरो निकाल के लिखोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया? ठीक है, इट इज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। इन द एंटायर इंडिया, ये पूरे पोर्शन के अंदर जितना अशोका का साम्राज्य था, कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्रकृत भाषा बोली जाती थी। लेकिन इस पोर्शन में जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी, प्रकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी? लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी। समझ में आ गया? इतना हम लिख चुके हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर रीजन ऐसा था जहां पे इन्फ्लुएंस था ग्रीक लोगों का। अब ग्रीक लोग थे, यहाँ के लोग भी थोड़े अलग थे। अब यहाँ पे जो लोग थे ये अलग भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। लिखिए कौन सी भाषा और कौन सी स्क्रिप्ट। नाउ दिस पीपल यूज्ड टू राइट
खारोस्टी स्क्रिप्ट, खारोस्टी स्क्रिप्ट कौन से रीजन में बोली जाती थी? कांधार रीजन में बोली जाती थी। कहां पे बोली जाती थी? कांधार, आज का अफगानिस्तान, कांधार रीजन में इसे बोला जाता था। इन कांधार रीजन और ये लिखी जाती थी कहां से कहां पर? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट ये लिखी जाती थी। बेसिकली एक्चुअली रीजन ही वही है, बिकॉज पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी एंड सम अदर पीपल हु नोज संस्कृत वो अलग तरीके से लिखते थे। बाद में मर्जिंग हुई, लोग इधर के उधर हुए, फिर घुमा फिरा के ना वही लैंग्वेज बन गई अब उर्दू लैंग्वेज। और वो अभी नहीं बनेगी, वो बहुत आगे जाके बनेगी, 600 AD के बाद बनेगी। हम उससे भी पहले बैठे हैं, उर्दू के बनने से ही पहले। तो उर्दू के बनने से पहले उसका कोई सब पार्ट ये स्क्रिप्ट थी, ठीक है। एंड लैंग्वेज टाइम ज़्यादा थोड़ी हो गया, नहीं, लैंग्वेज इवॉल्व करती है, बदलती रहती है, ठीक है। आज भी तुम अपने जनरल भाषा में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो तुम्हारे इंटरमिक्स हो चुके होंगे। क्या? मोहर कॉमन शब्द है पर हिंदी नहीं है, ठीक है। सील, ठीक है। तो कई सारे शब्द है ऐसे, वो क्या है बताओ जरा वहां पर? कीवाड़, अब इसमें राजस्थानी घुसा दी तुमने। कीवाड़, दरवाजा उर्दू है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या हुआ है, हमारी भाषा भी सब मिक्स हो चुकी है, आधा इंग्लिश, आधा उर्दू, आधा हिंदी, सब खत्म हो चुका है, भाषा ही खत्म हो गई है। इट इज नॉट पॉसिबल। और हिंदी खुद एक बिगड़ी हुई भाषा है, मैं तुम्हें बताऊं, वो तो संस्कृत की बिगड़ी हुई भाषा है। संस्कृत का एक ऐसा बेटा है जो उसकी बात नहीं मानता था, वो हिंदी है। सही बता रहा हूं मैं, एक्चुअल में है ही वो। अब हिंदी संस्कृत लेके आए थे, बिहार यूपी वालों ने उसको ऐसा बोलना शुरू किया, वो हिंदी हो गई एक्चुअली में। आज भी तुम किसी बिहारी की टंग देख लो, फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने देखा है ये चीज। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बट फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर, आप बिलीव नहीं करोगे, आप देख के नहीं बोल सकते हैं इनकी जो टंग से पता ही नहीं लग रहा है वहां से। और अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, आप ये छोड़ो। और जबरदस्त, आप बिलीव ही नहीं करोगे यार कितना शानदार बोल रहा है बंदा। और हमारे देश में थोड़ा सा वो बना देते हैं प्रोस्पेक्टिव कि अच्छा यार ये वहाँ से है तो थोड़ी भाषा इसकी वैसी होगी, वो जो होती भी है कई जगह, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि आप उस पर स्टिक हो जाए, आपको ब्रॉड करना पड़ेगा अपना विजन। हाँ, हमने ऐसी की तैसी करी है अपनी भाषा की, जो कि हो चुकी है, उसका कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है, ठीक है। अब देखो, खुद देखो ना, ये पंजाबी आ गई। पंजाब जो वर्ड है, पंजाबी भाषा जो है, कंप्लीटली डिफरेंट भाषा है, वो समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। बट आई है, और कहाँ से निकल के आई है? इधर से ही तो निकल के आई है, संस्कृत में से। भाई जो सिख रिलीजन है, ये सिख रिलीजन कब बना है? अभी बना है, औरंगजेब से कुछ साल पहले तक, आज से 400 साल पहले बना होगा सिख रिलीजन। भाई 400 साल पहले ही तो बना है। हमारे पास ऐसी ऐसी भाषाएं हैं जो 2000 साल पुरानी है, और इन्हीं का घूम फिर के कॉम्बिनेशन हो आके सिख रिलीजन बन गया है, जिसने अपनी एक नई भाषा बना दी है, पंजाबी। 2000 साल पहले तो पंजाबी का अस्तित्व ही नहीं था, तो भाषा ही नहीं थी, तो जो उसके रूल्स है, जो उसकी लॉज है, उनका कोई मतलब था नहीं था। भाषा ऐसे ही बनती है। सिंपल चीज है, जो भी आप चीज समझ रहे हैं वो ऐसी भाषा में समझे जो आपको समझ में आ रही है, वो भाषा सबसे अच्छी। जो भी चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, वो भाषा सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो बढ़िया, भाषा पे ही शुरू हुए थे, भाषा पे ही खत्म हुए आज की क्लास। तो एंड करते हैं। तो कुछ बच गया क्या? नहीं, थोड़ा बहुत बच गया शायद, चलो कोई नहीं।
आप में से कितने लोग का कोई ग्रुप में हो? कौन नहीं है ग्रुप में? एक, आपने कोई ग्रुप बनाया था मिताली? फालतू में ऐसे मत करो भाई, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करना। मैं कुछ भेज रहा हूं, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है? क्योंकि एडिशनल पॉइंट है, बट ठीक है लिख सकते हो अपनी या फिर तुम रेफरेंस बुक से देख लेना, छोड़ो मत लिखो नोट्स पे, रेफरेंस बुक से देख लेना, ठीक है? बाद में देख लेना बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं क्या कि सबसे ज्यादा मैं कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूं, तुम लोग को याद आ जाएगा। देख लो, सुन लो बस। लार्जेस्ट नंबर, जो नंबर ऑफ पंच्ड मार्क कॉइन्स कौन से एरिया में मिले? मौर्य साम्राज्य, ये मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कौन से टाइम पे मिले? पंच्ड मार्क कॉइन्स इज डिफरेंट, कॉइन्स इज डिफरेंट, वो पोस्ट मौर्यन एरा में मिलेंगे अपन को। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कहां से मिले? वो गुप्ता पीरियड से मिलेंगे हमको। गुप्ता को स्वर्णिम युग बोला जाता है ना, तो गोल्ड कॉइन गुप्ता पीरियड, ठीक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्ले कॉइन्स, क्ले से भी कॉइन बना दिया, क्ले से याद रखोगे कुशानास। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी रेफरेंस बुक में है, दे रखी है, दो बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, तो उसको वहां पे बस मार्क कर लेना, कॉपी में मत लिखना, नोट्स में नहीं लिखोगे तुम ये, ठीक है? चलो तो मैं जाता हूं, कब मिलूंगा मैं?